हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपको आपकी बुक दिखाई दे रही है ब्रिज कोर्स 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। बच्चों, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन टोटल बच्चों इसमें आपके 76 पेज दिए गए हैं। ठीक है, और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता भी दूं, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपके कार्यपत्रक स्टार्ट होते हैं और कार्यपत्रक कुछ इस तरह से आपको दिए हैं। इधर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और लाल कलर में मैंने प्रश्नों का उत्तर भी लिख दिया है। तो एकदम क्लियर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ आएगा और शुरू से लेके लास्ट तक पूरी बुक कंप्लीट आपकी इस एक ही वीडियो में हम करेंगे। तो आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देखना हो, ओनली ऑन इस वीडियो को देख करके आप इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो, मैं आपको बता भी दूं, ये आपकी बुक का पिछला वाला पार्ट है, सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है वह, और यहाँ पे आपको पेज नंबर 72 बच्चों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर 72 तक मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका प्रश्न लिखा है और मैंने लाल कलर में जो आपके उत्तर हैं यहाँ तक लिख रखे हैं। तो बच्चों, अब आपको कहीं नहीं जाना है। पूरी जो आपकी बुक है ब्रिज कोर्स 2026-27 9th क्लास साइंस के लिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ओनली ऑन इस एक वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम जो आपकी पुस्तक है इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये पेजेस आपको दिए हैं, इन्हें हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ से हमें सप्ताहवार ब्रिज कोर्स विषय वस्तु देखने को मिल जाएगी, तो इसे भी हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। और यह है हमारा प्रथम सप्ताह, इसमें हमें सजीव और निर्जीव वाली चीज़ें दी गई हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पहले नंबर के पेज में हमें लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो समझने के लिए दिया है, पढ़ने के लिए दिया है। इसके जस्ट नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको कार्यपत्रक यानी कि अभ्यास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, सही विकल्प पर टिक लगाइए, यानी कि बच्चों रिक्त स्थान में हमें सही विकल्प भरना। पेड़ सजीव है या निर्जीव? तो पेड़ बच्चों हमारा सजीव है, इसलिए हमने क्या लिखा, सजीव है। इसके बाद हम चलते हैं तो यहाँ पे पत्थर का पूछा है, पत्थर क्या होता है बच्चों, निर्जीव, इसलिए हमने निर्जीव लिखा। नेक्स्ट, कुत्ता सजीव है, ये कर देंगे। कार निर्जीव होती है, बच्चा सजीव होता है, तो ये चीज़ें हमने की। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे छठे नंबर की क्वेश्चन में। तो बच्चों, जो उत्तर था मैंने उसे लाल कर दिया है ताकि आपको क्लियरली देख करके समझ आ जाए कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है। अब छठे प्रश्न में हमसे पूछा है सजीव क्या करते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, बढ़ते हैं, हिलते हैं, सांस लेते हैं, तो समस्त, ऑप्शन डी, समस्त विकल्प सही। ठीक है, क्योंकि हिलते भी हैं, बढ़ते भी हैं, सांस भी लेते हैं, इसलिए ऑप्शन डी समस्त विकल्प पे हम क्लिक करेंगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं इनमें से कौन जीवित है, कुर्सी, बिल्ली, गाड़ी या पत्थर? तो बच्चों, बिल्ली इसमें से जीवित है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है निर्जीव क्या नहीं करते हैं? तो बढ़ते हैं, खाना खाते हैं, प्रजनन करते हैं, उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, निर्जीव क्या नहीं करते हैं, निर्जीव इनमें से कोई भी प्रक्रिया नहीं करते, इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है पौधा किस समूह में आता है? सजीव, निर्जीव, दोनों के बीच की कड़ी, किसी में भी नहीं। तो बच्चों, पौधे को तो वैसे तो दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है, लेकिन आप सजीव कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें भी जान होती है, इसलिए हम करेंगे ऑप्शन है सजीव। कौन अपने आप नहीं हिल सकता है? चिड़िया, कार, लड़का या फिर बिल्ली? तो ऑप्शन बी, कार जो होती है अपने आप नहीं हिल सकती, बाकी चिड़िया, लड़का और बिल्ली हिल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पोषण दिया है, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं, इस तरह से परिभाषा है। चलो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आपका अगला पेज है, संतुलित आहार से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ें पूछी गई हैं और नीचे हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें दिया है सभी छात्र थाली में चित्र देखकर ऊर्जा प्रदायी भोजन, शरीर वर्धक भोजन एवं सुरक्षात्मक पोषक तत्व को सूची बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बनाया है, सबसे पहले देखिए ऊर्जा प्रदायी भोजन में हमने क्या क्या लिखा है, चावल जो हमें ऊर्जा देता है, इसके बाद रोटी, रोटी भी हमें ऊर्जा देती है। नेक्स्ट हमने लिखा आलू की सब्जी और लिखा घी। शरीर वर्धक भोजन में हमने लिखा दाल, पनीर, अंडा और राजमा। इसके बाद सुरक्षात्मक पोषक तत्व में हरी सब्जी, गाजर, खीरा और पपीता।
नेक्स्ट है शरीर के लिए हानिकारक भोजन, इसमें हमने लिखा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बेक्ड नमकीन और केक। ठीक है, तो ये सभी शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे करके हमने ऊर्जा प्रदायी भोजन, शरीर वर्धक भोजन, सुरक्षात्मक भोजन एवं शरीर के लिए हानिकारक भोजन, ये सभी चीजें लिखी हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है, इसे गतिविधि 2 हमारी आ जाती है। इसमें कहा है विद्यार्थी एक खाली थाली लेंगे। इस तरह से बच्चों चीजें दी हैं। गतिविधि 3 भी हमें दी है। इसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तो जो कार्यपत्रक अभ्यास है वह हमें दिया है। तो चलिए इसे समझते हैं। इसमें हमसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे हैं, सही विकल्प चुनिए। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्या होता है? केवल फल, केवल सब्जियां, केवल प्रोटीन? तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर रहेगा, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। यह हमारा संतुलित आहार होता है। नेक्स्ट है शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त सभी? ऑप्शन सी इसमें सही हमारा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमें रिक्त स्थान कंप्लीट करने हैं। दूध में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, तो प्रोटीन लिखेंगे। चुकंदर में विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए इसमें हम विटामिन लिखेंगे। अगला है सोयाबीन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इसमें हम प्रोटीन लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। पेज नंबर 8 तक आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से आपको सप्ताह 2 द्वितीय सप्ताह का देखने को मिलेगा, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ नाम से आपका सप्ताह 2 का यहाँ पे चैप्टर हमें दिया है। चलिए इसे हम देखेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी चीजें लिखने वाली नहीं दी हैं, इन्हें आपको समझना है पढ़ करके। यहाँ पे हमारा क्रियाकलाप आ जाता है, तो चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। सामग्रियों की पहचान करनी है। ठीक है, आइए पहचाने अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका में लिखें। मैं अवलोकन करती हूँ। लोहे की कुर्सी, मिट्टी का घड़ा। सामग्रियां जिनसे वे बनी है, तो लोहे की कुर्सी लोहा धातु से बनी है, मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है। यह हमने लिखा। इसके बाद आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 2.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में सामग्रियों के नाम लिखें। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा है कांच, फिर लिखा है प्लास्टिक, फिर लिखा है धातु स्टील, नेक्स्ट हमने लिखा है मिट्टी। ठीक है, अब सामग्री के विभिन्न गुण। गतिविधि 1 हमें दी है, अपने आसपास की चमकदार वस्तुएं एवं उनके बनाने प्रयुक्त सामग्री तालिका में लिखिए। तो चम्मच सामग्री स्टील से बनेगी, तांबे का लोटा तांबे से बनेगा। ठीक है, चांदी की कटोरी चांदी से बनेगी, सोने की अंगूठी सोना से बनेगी। तो यहाँ पे हमें ये लिख लेना है, चम्मच, स्टील, ये। ठीक है, कुछ सामग्री की सतह चमकदार नहीं होती, उदाहरण क्या क्या है? कागज, लकड़ी, रबर, जूट। और जिन सामग्रियों को दबाना खरोचना कठिन होता है वे सामग्री कठोर सामग्री कहलाती हैं। क्या क्या? लोहा, सोना, पत्थर, ईंट। जिनको दबाना या खरोचना आसान होता है वे सामग्री नरम कहलाती है, रबर, स्पंज, रुई आदि। अब गतिविधि 2 हमारे पास आ जाती है, इसे हम सॉल्व करेंगे। आइए नीचे तालिका में दी गई वस्तुएं नरम अथवा कठोर में वर्गीकृत करेंगे। तो वस्तु दी है, कठोर या नरम दी है, सामग्री दी है। ईंट कठोर होती है और मिट्टी से बनी होती है। तकिया नर्म होता है और कपड़े से बना होता है। गिलास कठोर होता है, कांच से बना होता है। मेज कठोर होती है, लकड़ी से बनी होती है। स्वेटर नम होती है, ऊन से बनी होती है। तो ये हमने लिखा। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक पोस्टर भी आपको दिया है। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं की पहचान करें। चित्र के आधार पर का ईंट, खा पेड़, ता दरवाजा और चा खिड़की। ठीक है, ये लिखेंगे। जिन सामग्री के आधार पर देख पाते हैं उन्हें पारदर्शी सामग्री कहते हैं, और सामग्री जिनके आधार पर नहीं देख पाते उन्हें अपारदर्शी सामग्री कहते हैं। बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपकी गतिविधि 3 सॉल्व कर रहे हैं। दी गई वस्तु को पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी में वर्गीकृत करें। तो इसमें हमें पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी में वर्गीकृत करना है। कांच का गिलास बच्चों पारदर्शी होता है, तो यहाँ पे हमने पारदर्शी लिखा है। नेक्स्ट है हमारा
वाटर पेपर, इसमें पारभासी हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अपारदर्शी, रबड़ आएगी इसमें। और फ्रॉस्टेड कांच, ये पारभासी आएगा। लकड़ी का बोर्ड अपारदर्शी आएगा। खिड़की का कांच पारदर्शी आएगा। आगे हम चलते हैं तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी इसमें हमें करने थे। तो पारदर्शी में कांच का गिलास, लकड़ी खिड़की का कांच, पारभासी में बटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच, अपारदर्शी में रबड़ और लकड़ी का बोर्ड। चित्र को देखें। पानी और नमक जल में अघुलनशील, पानी और रेत जल में अघुलनशील। ठीक है, पानी और नमक जल में घुलनशील है और पानी और रेत जल में अघुलनशील हैं। जो सामग्री जल में घुल जाती है वे जल में घुलनशील होती है, जैसे पानी में नमक और ऐसे ही रेत में बालू। अब हम बढ़ेंगे पेज नंबर 13 तक बच्चों हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपके पेज नंबर 14 आ जाता है। इसमें आपको गतिविधि 4 दी है। आइए तालिका में दी गई सामग्री को घुलनशील अथवा अघुलनशील में वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले चीनी। चीनी पानी में क्या है? घुलनशील है, तो यहाँ पे हमने घुलनशील लिखा। नेक्स्ट है हमारा नमक, ये भी हमारा घुलनशील है, तो घुलनशील लिखेंगे। अगला है चौक पाउडर, इसमें भी घुलनशील आएगा। नेक्स्ट है रेत, ये अघुलनशील है। चौक पाउडर भी हमने अघुलनशील किया। ठीक है, रेत अघुलनशील और लकड़ी का बुरादा अघुलनशील। अब इसके नीचे हम देखते हैं तो ये है द्रव के द्रव्य के उदाहरण समझकर इन्हें पृथक कीजिए। जल, रेत, दूध, चना, कंकड़, तेल, ये सभी चीजें लिखी थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा वाला हमें सॉल्व करना है। पृथक्करण की विधियों को तालिका में लिखिए। तो गेहूं का भूसा, इसे छानना विधि के द्वारा हम करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? छानना, सीविंग। नेक्स्ट है दूध से दही, इसे रासायनिक परिवर्तन, जमाना। अब अगला है नमक व बालू का विलयन, ये होगा हमारा वाष्पीकरण। पत्थर के मिश्रण से लोहा, चुंबक द्वारा पृथक्करण। चाय से चाय की पत्ती छानना, तो ये होगा छानना, निस्पंदन। नेक्स्ट है पानी से तेल को पृथक करना, इसमें हमारा होगा अवक्षेपण। ठीक है, अब पेज नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम चौथा क्वेश्चन आपके पेज नंबर 15 का सॉल्व करेंगे। सममांगी व विषमांगी विलयन का चयन कर पृथक कीजिए। तो ये तो है, अब हमें पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करना है। निम्नलिखित उदाहरणों में से विलेय व विलायक का चयन कीजिए। तो पानी प्लस नमक, विलेय नमक है और विलायक पानी है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेना, ये जो बॉक्सेस हैं ऊपर नीचे हमसे लिखा गए हैं। देखिए नमक तो ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर लिखा था, लेकिन हमसे गलती से नीचे भी लिखा चुका है और पानी भी। तो इस नमक और पानी यहाँ पे आता, फिर जो बालू और पानी है वो इस वाले बॉक्स में आता, शक्कर और पानी है वह इस वाले बॉक्स में आएंगे, और नींबू का रस और पानी है वह इस और इस बॉक्स में आएंगे। मतलब नमक और पानी हम हटा देंगे, है ना, क्योंकि ऊपर लिखा है, और फिर इन ये जो तीनों हैं इन तीनों को इन तीनों बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, नमक और पानी रहने दीजिएगा, ये जो तीनों हैं इन्हें इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का चयन कीजिए। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक करेंगे। दूध से दही का बनना, रासायनिक परिवर्तन होगा। जल का बर्फ में बदलना, भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद है जल का वाष्पन, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। श्वसन, रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद है ठोस, द्रव, कोलाइड व गैस का चयन कीजिए। तो चना, बालू, नमक, दही, दूध, जल, तेल, गान, पत्थर, ये सब हमें दिए हैं। विलयन में प्रमुख दो घटक विलायक व विलेय होते हैं, तो इसमें हमने क्या लिखा? विलेय। इसमें ठोस, द्रव, कोलाइड व गैस का चयन करना है, तो ये चना ठोस है, बालू ठोस है, नमक हमारा, दही, दूध, जल, ये हमारे द्रव में आएंगे। ठीक है, दही, दूध, जल, तेल भी द्रव में आएगा, और पत्थर ठोस आएगा, इस तरह से बाकी लिखना इनमें है। तो विलयन के प्रमुख दो घटक विलायक व विलेय होते हैं, तो विलेय आ जाएगा।
ततु विलयन का प्रमुख उदाहरण चाय है। सांद्र विलयन का प्रमुख उदाहरण शक्कर का घोल है। नेक्स्ट है हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे। ये हमारे क्रियाकलाप दिए हैं, इन्हें हम निकालते हैं आगे। पेज नंबर 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 17 पे ये आपका कार्यपत्रक नंबर 1 दिया है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में निम्नलिखित प्रक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क्रमांक दिए हैं, प्रक्रिया दी है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दिया है। तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, जल में शक्कर घोलना भौतिक परिवर्तन है, कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन है, मोम को पिघलाना भौतिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, एल्यूमिनियम टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन है। तो जो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। हम बढ़ते हैं आपके कार्यपत्रक नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य चुनिए। तो लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, यह हमारा आएगा असत्य। नेक्स्ट है पत्तियों के खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी हमारा असत्य रहेगा। जस्ते लिपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती, यह हमारा सत्य है। नेक्स्ट है भाव का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसमें हमारा सत्य आएगा। कार्यपत्रक 3 दिया है, जोड़ी हमें मैच करनी है। बड़े क्रिस्टल तो बच्चों ये नंबर गलत लिखे हैं, इन नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसलिए मैं इन्हें कट कर देता हूँ थोड़ा सा, और जिस तरह से मैं मैच करूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। बड़े क्रिस्टल में आपका क्या आ जाएगा, मिश्री। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, यह आपका यसद लेपन आएगा। दूध का खट्टा होना, यह आपकी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आसरन ऑस्माइड, ये आएगा जंग। पानी में नमक घोलना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी का दूधिया होना। तो इस तरह से आप मैच करोगे। अगर एक बार और मैं आपको बता दूं ठीक से, अगर आपको समझ ना आया हो, बड़ी क्रिस्टल को मिश्री से मैच करोगे, ठीक है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन से। दूध का खट्टा होना, इससे ये एक रासायनिक परिवर्तन है। आसरन ऑक्साइड जंग से मैच करेंगे। पानी में नमक घोलना ये भौतिक परिवर्तन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, चूने के पानी का दूधिया होना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम आपके कार्यपत्रक नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित कथन यदि सही है तो सत्य अथवा गलत है तो असत्य लिखिए। का वाला हमें दिया है, नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसमें हम करेंगे सत्य। सेकंड है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे उदासीन करके लवण एवं जल बनाते हैं, यह हमारा सत्य आएगा। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यह असत्य होगा। अगला है, सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, तो यह है हमारा सत्य। अब कार्यपत्रक नंबर 5 को हम देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। कुछ इस तरह से कार्यपत्रक नंबर 5 हमें दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो टोटल 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। जल का उबलना, चौथा वाला ऑप्शन, ये हमारा क्या भौतिक परिवर्तन है। एक रासायनिक परिवर्तन में सम्मिलित होता है। रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, उपरोक्त सभी। चौथे वाला उपरोक्त सभी सही उत्तर है। अगला है, एक व्यक्ति अपने घर मुख्य द्वार जो कि लोहे से बना है को पेंट कर रहा है, क्यों? तो गेट को जंग से बचाने के लिए। ए ऑप्शन सही उत्तर है। अगला है, गैल्वेनीकरण जलाने की परत चढ़ाना, जस्ते की परत चढ़ाना किस धातु पर किया जाता है? तो हमारा होगा सेकेंड ऑप्शन, जिंक। अब है कार्यपत्रक नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शक्कर का विलयन बनना भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गेहूं का आटा बनना भौतिक परिवर्तन है। अगला है, दूध से दही का बनना, यह हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो पेज नंबर 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपका आ जाता है पेज नंबर 19, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ।
तो यहाँ पर दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां को रिलेटेड अब हम पढ़ने वाले हैं। कुछ इस तरह से हमें चीजें दी गई हैं, इन्हें आप पढ़ लेना। तो पेज नंबर 20 तक तो बच्चों हम निकाल चुके हैं, क्योंकि इसमें लिखने वाली चीजें नहीं है। अब यहाँ से हमारे क्रियाकलाप भी आ जाते हैं पेज नंबर 21 तक। तो पेज नंबर 21 के बाद ये पेज नंबर 22 आपका है, इसे भी हम निकाल देंगे। अब यहाँ से आपका तृतीय सप्ताह आ जाता है भौतिक राशियां। ठीक है, तो ये भौतिक राशियां आपको दी हैं, इन्हें हम देखेंगे। तो पेज नंबर 23 तक आपको निकाल लेना है। यह आपका पेज नंबर 24 है। इस पे भी बच्चों हमें कुछ नहीं लिखना, पढ़ने वाली चीजें हैं, इन्हें आपको समझ लेना है। अब अगर हम एक ही वीडियो में समझेंगे तो बच्चों बहुत लॉन्ग वीडियो आपकी हो जाएगी, इसलिए हम अभी क्वेश्चंस को समझते हुए उनके आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बच्चों आपका पेज नंबर 24 निकलने के बाद ये आपका पेज नंबर 25 है, और यहाँ पे कार्यपत्रक 1 हमें दिया है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। एक वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, यदि हम सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो बच्चों 500 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 12 इंटू 60 करेंगे, 12 संग 72, 720 मिनट बच्चों आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 5000 ग्राम है, यदि हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो 5 किलोग्राम होगा। अगला है, पानी का क्वथनांक केल्विन में क्या है? पानी का क्वथनांक केल्विन में 373.15 केल्विन। एक पेंसिल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यदि हम इससे मीटर में बदलना चाहते हैं तो इसका मान होगा 0.15 मीटर। एक फिल्म 2 घंटे और 30 मिनट तक चलती है, यदि हम इसे मिनट में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो 150 150 मिनट होगा। ठीक है, 150 मिनट। अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है, यदि हम इसे ग्राम में बदलना चाहते हैं तो इसका मान क्या होगा? तो ग्राम में बदलना चाहें तो 500 ग्राम होगा। ठीक है, 500 ग्राम। अगला है, 273.15 केल्विन की डिग्री सेल्सियस में बदलें, तो यहाँ पे बच्चों आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या हैं? इसमें उत्तर लिखेंगे जो मूल भौतिक राशियों के संयोजन से प्राप्त की जाती हैं। अगला है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के उदाहरण लिखिए। कोई चार, तो यहाँ पे हमने लिखा वेग, त्वरण, बल, दाब। ठीक है, ये 4 राशियां हमने लिखी। इसके बाद अभ्यास पत्रक 2 हमारा आ जाता है। निम्नलिखित राशियों को मूल भौतिक राशियां एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियों को परख कर उचित कॉलम में लिखिए। लंबाई, मंदन, समय, दूरी, त्वरण, वेग, गति, द्रव्यमान और तापमान। मूल भौतिक इकाइयों में आपका क्या क्या आ जाएगा? लंबाई, समय, द्रव्यमान और तापमान। और व्युत्पन्न भौतिक इकाइयों में आपका क्या आ जाएगा? मंदन, दूरी, त्वरण, वेग, गति, बल। ठीक है, ये कंप्लीट। इसके बाद है अभ्यास पत्रक 3, इसे हम देखते हैं। निम्नलिखित मूल भौतिक राशियों को उनकी इकाइयों से मिलाइए। कॉलम ए और बी हमें दिए हैं। लंबाई किलोग्राम में, तो ये हमारा आ जाएगा, सही है, किलोग्राम में। फिर है द्रव्यमान और मीटर, इसमें मीटर हमारा सही। देखो, निम्नलिखित मूल भौतिक राशियों को उनकी इकाई से मिलाए, तो मैं मेज कर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ताकि आपको समस्या ना हो। लंबाई मीटर में होती है, तो यह हम मीटर से मेज करेंगे। द्रव्यमान, समय होता है आपका सेकंड में, और तापमान आपका होता है केल्विन में, और ये द्रव्यमान आपका किलोग्राम में होता है। तो इस तरह से आप मेज करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आए? लंबाई का हमने मीटर किया, और द्रव्यमान का किलोग्राम, समय को सेकंड, तापमान का केल्विन। ठीक है, इस तरह से आपको मैच कर लेना है। अब पेज नंबर 25 हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आपका अभ्यास पत्रक 4 पेज नंबर 26 पर आ जाते हैं। लंबाई मापन तालिका तैयार कीजिए। वस्तु और वस्तु की लंबाई हमें लिखनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा पेंसिल,
इसकी लंबाई हमने लिखी 15 सेंटीमीटर। दूसरा हमने क्या लिखा, किताब, इसकी हमने लिखी 25 सेंटीमीटर। कॉपी, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। रबर, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। स्केल, इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर। अब अभ्यास पत्रक 5 हमें दिया है, द्रव्यमान मापन तालिका तैयार कीजिए। तो सेब 150 ग्राम का लिखा, आलू 200 ग्राम का लिखा, चीनी 500 ग्राम की लिखी, किताब 300 ग्राम की लिखी, पत्थर 1 किलोग्राम का लिखा। अभ्यास पत्रक हमारा आ जाता है 5वें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। बल की परिभाषा लिखिए। उत्तर लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर धक्का या खींच लगाई जाती है तो उस पर लगाया गया प्रभाव बल कहलाता है। बल की इकाई लिखना है तो बल की इकाई न्यूटन होती है। दाब की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर हमने लिखा, किसी सतह पर प्रतिपर्तित एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। अगला है दाब की इकाई लिखिए। तो दाब की इकाई पास्कल पीए है। उत्तर क्या लिखेंगे, पास्कल पीए। नेक्स्ट है हमारा, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर है। दाब की गणना कीजिए। तो दाब P बराबर बल F, क्षेत्रफल A बराबर 10 न्यूटन अपॉन 2 वर्ग मीटर इक्वल 5 पास्कल। ठीक है, ये आप करोगे। बल का मात्रक किस भौतिक विज्ञान के नाम पर रखा गया है। तो बल का मात्रक न्यूटन इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। पेज नंबर 26 तक हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 27 पे आ चुके हैं। इसका टाइटल है ध्वनि। तो किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से हमें चीजें दी हैं। एक चित्र हमें दिया है। अब यहाँ पे सारणी, वाद्ययंत्र तथा उनके कंपेन भाग दिए गए हैं। जैसे वाद्ययंत्र का नाम दिया है, ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग दिया है। तो बीड़ा तनित डोरी तार से की आवाज उत्पन्न होती है। तबले की तनित झिल्ली से, सितार की तनित तार से, बांसुरी की वायु स्तंभ हवा का स्तंभ से। ठीक है, सहनाई वायु स्तंभ हवा का स्तंभ, ढोलक तनित झिल्ली से, हारमोनियम वायु स्तंभ हवा का स्तंभ। ये हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं आपका अगला। तो बच्चों, इसे हम निकाल देते हैं। पेज नंबर 28 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि, कुछ इस तरह से हमें चित्र बनाए के दिए गए हैं। और ये पेज नंबर 28 तक कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर 29 पर हम आ चुके हैं। ध्वनि की गति दी है, ठोस में सबसे अधिक होती है, द्रव में ठोस से कम, गैस में सबसे कम होती है। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां हमें दी हैं। अब यहाँ पे गतिविधि 1 है, वाद्ययंत्र के कंपेनमेंट भाग लिखना है। तो बीणा तनित डोरी से आएगा, तबला तनित झिल्ली से आएगा, सहनाई वायु स्तंभ हवा के स्तंभ से। ठीक है, ध्वनि क्या है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जिसे हम सुन सकते हैं। ध्वनि की गति वायु में क्या है। तो ध्वनि की गति वायु में 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई किस भौतिक विज्ञानी के नाम पर है और क्यों। उत्तर लिखेंगे, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज एडजेट है, जिसका नाम हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है। श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि में अंतर हमें बताना है। 20 एचजेट यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियां श्रव्य ध्वनि कहलाती हैं, जबकि 20 एचजेट से कम तथा 20,000 एचजेट से अधिक की ध्वनियां अश्रव्य ध्वनि कहलाती है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है। तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को क्या कहते हैं। 20 एचजेट से कम वाली ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे, अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की गति माध्यम के प्रकार तथा उसके तापमान पर निर्भर करती है। ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है। उत्तर हम लिखेंगे, ध्वनि का उपयोग संचार, संगीत, चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, सोनार, औद्योगिक जांच आदि में किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है। उत्तर हम लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक तेज ध्वनि है जो मानव तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है।
पेज नंबर 30 तक हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। चतुर्थ सप्ताह आपका आ जाता है। इसका टाइटल दिया है कोशिका, तो कोशिका से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाएंगे। तो इस वाले पेज में तो बच्चों कुछ लिखने का है नहीं। पेज नंबर 31 को हम निकाल चुके हैं। ये आपका पेज नंबर 32 है। तो इस पर भी हमें कुछ चीज़ें दी हैं, इन्हें भी हम स्क्रॉल करेंगे और आपको आ जाना है बच्चों पेज नंबर 33 पे। यहाँ पे हमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। गतिविधि 1, आओ करके सीखे। चर्चा। विद्यार्थियों, कोशिका के विभिन्न अंगों की भूमिका अब कीजिए। तो पहला न्यूक्लियस लिखेंगे, केंद्रक। दूसरा हम लिखेंगे रिक्तिका। तीसरे में माइटोकॉन्ड्रिया। चौथे में लाइसोसोम। पांचवें में राइबोसोम। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। इसके बाद गतिविधि 2 है, सरल वस्तुएं से मॉडल बनाना। विद्यार्थी मॉडल का निर्माण करेंगे। थाली कोशिका झिल्ली आ जाएगा, टमाटर केंद्रक आएगा, दाल के दाने राइबोसोम आएगा, कच्ची सेवई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। गतिविधि 3 आपकी आ जाती है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में हमें अंतर लिखना है। तो केवल पौधों में और केवल जंतु में, केवल पौधों में कोशिका भित्ति होती है, हरितलवी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। जंतुओं में लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और छोटी या अस्थायी रिक्तिकाएं होती हैं। कार्यपत्रक हमारा आ जाता है। अभ्यास प्रश्न। कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आप लिख सकते हो मूल इकाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें हमें दिया है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति और हरित लवक पाए जाते हैं जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक होता है। तीसरे में नियंत्रक आएगा। चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सही जोड़ी मिलाना है, किस तरह से मिलाएंगे? केंद्रक को हम मैच करेंगे नियंत्रण केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया यह होगा हमारा ऊर्जा उत्पादन से। इसके बाद है कोशिका भित्ति, तो केवल पौधों में होती है। ठीक है, और अगला है रिक्तिका, ये भंडारण आएगा। तो इस तरह से मैच करना है। यहाँ पे हमने लिख भी दिया, आपको समझ आ जाए। पहले को बी से, दूसरे को ए से और तीसरे को सी से, चौथे को डी से। सत्य असत्य हमें बताने हैं। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाई जाती है, ये हमारा क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट पौधों में हरा रंग देता है, ये हमारा क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है केंद्रक कोशिका को निर्देश देता है, ये सत्य है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा घर कहलाता है, इसमें सत्य आएगा। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। तो 34 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पेज नंबर 34 तक। ये आपका पेज नंबर 35 आ जाता है। तो इसमें कुछ गतिविधियां दी हैं, इन्हें हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाएं दी हैं। वे क्रियाएं जो अतिशीघ्र संपन्न होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। इनका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। ठीक है, समझाने के लिए एक डायग्राम भी यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे हमारे अभ्यास प्रश्न आ जाते हैं कार्यपत्रक के। सही विकल्प चुनिए। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। रक्त हमारा संयोजी ऊतक है, तो बी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट है मस्तिष्क तक संदेश ले जाने का कार्य करते हैं तंत्रिका ऊतक, इसमें हमारा उत्तर आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सत्य असत्य इसमें बताने हैं। जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता वाला ऊतक विभज्योतक कहलाता है, इसमें आएगा सत्य। नेक्स्ट है स्थायी ऊतक जीवन पर्यंत विभाजन करते रहते हैं, यह हमारा आएगा असत्य। अगला है एपिसीलियम उपकला ऊतक शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, इसमें आएगा सत्य। अब है पांचवा सप्ताह। पांचवा सप्ताह में हमें अम्ल से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। ठीक है, इसे हम समझेंगे। अम्ल, अनिल, छलनी, अम्ल क्षार और लवण यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कसेले होते हैं, लवण उदासीन होते हैं। अब हम चलते हैं नीचे। तो आपका पेज नंबर 37 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 38 पर भी आपको डायग्राम वगैरह दिए हैं समझने के लिए, और ये आपको आ जाना है पेज नंबर 39 पे।
निम्नलिखित में से अम्ल क्षार का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें अम्ल और क्षार का चयन करना है, ठीक है। अम्ल क्षार या फिर उदासीन बताना है। तो नींबू का रस, जो भी खट्टी चीजें होती हैं अम्ल होती हैं, तो यहाँ पे नींबू का रस खट्टा होता है इसलिए अम्ल आएगा। संतरा अम्ल, इमली अम्ल, दही अम्ल, आंवला अम्ल, नीम, नीम कड़ी चीजें अधिकतर क्षार होती हैं, तो यहाँ पे हम क्षार करेंगे। करेला क्षार आएगा। करौंदा अम्ल आएगा, यह भी करोला क्षार आएगा, ठीक है। टमाटर आपका अम्ल, चूना क्षार, संतरा अम्ल, नीम क्षार, जल, जल उदासीन होता है, ठीक है। दही अम्ल आएगा, कच्चा आम अम्ल आएगा। तो ये कंप्लीट। इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये चीज़ें भी देख लीजिएगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन को 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन OH की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्य पीएच सार्वत्रिक सूचक पेपर द्वारा ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये डायग्राम हमें दिया है, इसे भी हम समझेंगे। H+ आयन एवं OH की सांद्रता परिवर्तन के पीएच की भिन्नता यहाँ पे दी है। देखिए, जठर रस लगभग 1.2, नींबू का रस लगभग 2.2 और शुद्ध जल लगभग 7.4 होता है। वैसे तो यहाँ पे 7 दिया है। मैग्नीशिया 10 और विलयन 14, ठीक है। चलो इसे हम स्किप करते हैं क्योंकि इसमें लिखने की चीज़ें नहीं हैं, आपको पढ़ के समझ लेना है। पेज नंबर 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ये पेज नंबर 41 आपका है। तो पेज नंबर 41 में हमें अभ्यास के कार्य दिए हैं कार्यपत्रक के अंतर्गत। पहले प्रश्न में हमसे पूछा है, दोस्त के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेबल धुतमे से चिन्हित नहीं है, उन्हें ग्राहकों की मांग के अनुसार एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन पेय चाहता है। तो दोस्तों यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो उत्तर हम लिखेंगे, दोस्तों प्रत्येक बोतल में लिटमस पत्र डालकर जांच करेंगे। जिस बोतल में नीला लिटमस लाल हो जाए वह अम्लीय पेय होगा, जिस बोतल में लाल लिटमस नीला हो जाए वह क्षारीय पेय होगा, तथा जिस बोतल में लिटमस का रंग ना बदले वह उदासीन पेय होगा। उसी अनुसार ग्राहक को दिया जाएगा। समझाइए ऐसा क्यों होता है? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। प्रति अम्ल जैसे MgOH2 अम्ल को उदासीन करके पेट में अम्ल की अधिकता को कम करता है, जिससे अति अम्लता से राहत मिलती है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। कैलेमाइन क्षारीय उसे उदासीन कर देता है, जिससे जलन व दर्द कम हो जाता है। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। अपशिष्ट अम्लीय व क्षारीय हो सकता है। उसे उदासीन करने से पर्यावरण, जल जीवों, पौधों को हानि नहीं पहुंचती और जल का पीएच संतुलित रहता है। अब हम देखते हैं जो आपका तीसरा दिया है, इसे आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो ये तीसरा वाला हमें दिया है, इसे हम देखते हैं। हल्दी का सूचक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, हरा तथा शक्कर के विलयन में कोई रंग परिवर्तन नहीं करता है, इसलिए रंग के आधार पर पहचान करेंगे। लाल रंग वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक, नीला हरा रंग वाला क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिना बदलाव वाला शक्कर का विलयन होगा। अब है हमारा चौथे नंबर का, नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है स्पष्ट कीजिए। नीले लिटमस पत्र का नीला ही रहना यह दर्शाता है कि विलयन अम्लीय नहीं है, अतः विलयन क्षारीय या उदासीन है। पदार्थ, धातु और अधातु ये हमें दी हैं। कुछ पदार्थ निम्न सारणी में दिए गए हैं, हम इनकी दिखावट एवं कठोरता को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आयरन चमकदार होता है, बहुत कठोर होता है। कोयला निपक्ष होता है, बहुत कठोर नहीं। सल्फर निपक्ष होता है, बहुत कठोर नहीं। एल्यूमिनियम चमकदार होता है, बहुत कठोर नहीं। कॉपर चमकदार होता है, बहुत कठोर होता है। धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। धातु और अधातु के भौतिक गुण हमें बताने हैं।
तो यहाँ पे वस्तु पदार्थ आकार में परिवर्तन चपटा हो गया, टुकड़े हो गए, ये बताने हैं। लोहे की कील आकार में परिवर्तन चपटा हो गया। कोयले का टुकड़ा टुकड़े हो गए। एल्यूमिनियम की तार आकार में परिवर्तन चपटा हो गया। लेड पेंसिल टुकड़े हो गए। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम इसके बाद जो आपका पेज नंबर 43 है ये। तो इसमें हमें एक चित्र दिया है। दिए गए पदार्थ कील, गंधक, कोयला, तांबे का तार उपयुक्त क्रियाकलाप में कील की जगह दोहराएं। प्रयोग लेकर इन पदार्थों को सुचालक एवं कुचालक में वर्गीकृत करें। तो लोहे की छड़ सुचालक है, गंधक कुचालक है, कोयला कुचालक है, तांबे की तार सुचालक है। यह आपका कंप्लीट। चलिए इसके बाद देखते हैं धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो बच्चों ये आपका तन्यता लिखा है, यहाँ पे आपको देखने में थोड़ी सी अगर समस्या होगी तो मैं बता दूं। तन्यता, ता आधा ना और या और ता, तन्यता। ठीक है, चलिए तो तन्यता आपका हुआ। धातुएं गायन उत्पन्न करती हैं अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। पदार्थ जिनमें कठोर, चमकीले, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहते हैं। फिर यह धातु आपका आ जाएगा। यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। धातु कठोर होती हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम नरम धातु हैं। धातु सामान्यतः ठोस होती हैं किंतु पारा द्रव इसका अपवाद है। अब बढ़ते हैं हम आपके पेज नंबर, यहाँ पे आपका आ जाता है 43 के बाद 44। बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और सल्फर। तो सा ऑप्शन सल्फर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। आयोडीन का क्रिस्टल, सल्फर, जिंक का दाना, कॉपर का टुकड़ा आपका आएगा। नेक्स्ट है पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदला जा सकता है तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पे आपका आएगा सल्फर, ऑप्शन बा। नेक्स्ट है धातु सामान्यतः कठोर होती है। निम्न में से कौन सी धातु अविवाद है जो नरम होती है और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? तो यहाँ पे सोडियम एकमात्र धातु है जिसे आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम आपका आ जाएगा। अगला है धातु सामान्यतः ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है? तो इसमें भी हमारा सोडियम ही आएगा। अब है कार्यपत्रक 2। कॉलम ए के पदार्थों को कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोग से मिलान करना है। ऑक्सीजन, देखिए बच्चों यहाँ पे जोड़ी तो गलत लिखी है, मैं आपको सही बताता हूँ किस तरह से आपको करना है, कहाँ से क्या कहाँ मैच करना है। ऑक्सीजन शोषण में ग्रहण करने में काम आती है, यहाँ मैच कर दोगे। कॉपर विद्युत तार बनाने में काम आता है कॉपर, तो यहाँ हम मैच कर देंगे। सल्फर जो होता है पटाखे बनाने में काम आता है, तो यहाँ पे मैच कर देंगे। आयरन ये आपकी आ जाएगी, रेल की पटरी बनाने में होता है काम। क्लोरीन जल को दूषण रहित बनाने में काम आता है। तो इस तरह से आपको मैच कर लेना है, ये आपकी जो जोड़ी है सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। कार्यपत्रक 3 हमें दिया है। निम्नलिखित पदार्थों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए। आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, मरकरी, हाइड्रोजन। धातुएं इसमें हमारी होंगी आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी। अधातुएं हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो ये वर्गीकृत करके हमने 2 बॉक्स में लिख दिए हैं अलग अलग। यहाँ पे परिभाषाएं दी हैं संचारण की, क्रिस्टलीकरण की, यशोद लेपन की। और पेज नंबर 45 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये पेज नंबर आपका 46 है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखने जैसा है नहीं। अब आपका 6वां सप्ताह आ जाता है, इसका नाम है गति। तो यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार से दिए हैं। जब किसी भी स्थिति समय में परिवर्तन होता है तब वह गति की अवस्था में होती है। गति के प्रकार सरल रेखीय गति होती है जो एक ही दिशा में होती है, वृत्तीय गति जो आसपास घूमती है, दोलन गति जो वहीं पे घूमती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें दी हैं, इन्हें हम थोड़ा सा निकालते हैं। पेज नंबर 47 के बाद पेज नंबर 48, 48 आपका आ जाता है। यहाँ पे दूरी समय का ग्राफ दिया है। गतिविधि 1 हमारी आ जाती है। तो गतिविधि 1 को हम समझते हैं। अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुएं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर है। अपने प्रेक्षण को तालिका में लिखिए। गतिशील वस्तु औचित्य, स्थिर वस्तु औचित्य। ठीक है,
तो गतिशील वस्तु में चलती कार आएगी, अपना स्थान बदलती है, साइकिल आगे बढ़ती है, दौड़ता हुआ बच्चा लगातार गति करता है, बहती नदी का पानी बहता हुआ आगे बढ़ता है, उड़ता पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, स्थिर पेड़ अपना स्थान नहीं बदलता, कुर्सी अपना स्थान नहीं बदलती, मेज अपना स्थान नहीं बदलती, पुस्तक अपना स्थान नहीं बदलती, दीवार अपना स्थान नहीं बदलती। तो ये कंप्लीट। अब हम चलते हैं आपकी गतिविधि 2 की तरफ। अपने आसपास की गतिशील वस्तु को देखिए और पहचान कर कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए जो सरल रेखीय गति कर रही हों। तो चलती ट्रेन, लिफ्ट की सीधी ऊपर नीचे गति, सीधे रास्ते पर चलती कार, फिसल पट्टी से सीधा फिसलना, सीधे रास्ते पर चलती बस। गतिविधि 3 आ जाती है। एक पार्क में हमें एक फिसल पट्टी पर बच्ची दिखाई दे रही है, कुछ बच्चे पर राउंड राउंड घूम रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं, कुछ झूला झूल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमें चीजें दी हैं। गतिविधि 4 हमारी आ जाती है, पारट करते सैनिक, रेखीय गति आएगा, सीधी सड़क पर चलती गाड़ी, रेखीय गति आएगा, दौड़ते धावक के हाथों की गति, दोलन गति आएगी, झूले की गति, दोलन गति, चलती साइकिल के पेडल की गति, घूर्णी गति होगी, लोलक की गति, दोलन गति होगी, पंखे की गति, घूर्णी गति होगी। तो ये हमने लिख दिए हैं, ऐसे ही आपको कर लेना है। पेज नंबर 49 के बाद पेज नंबर 50 हमारा आ जाता है। कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल दी गई है, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और ms में बदलें। तो यहाँ पे देखिए, बाज 320 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ पे मीटर सेकंड में आएगा 88.89। चीता 112 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो यहाँ पे 31.11 आएगा मीटर सेकंड में। खरगोश 56, तो इसमें 15 आएगा, 15.56 मीटर सेकंड। चूहा 11 है तो 3.06 मीटर सेकंड आएगा। कछुआ 0.20 से तो 25 है, तो यहाँ पे 06 से 94 मीटर सेकंड आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड ms में बदलने के लिए आप निम्नलिखित शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 5/18 इक्वल मीटर सेकंड। यहाँ पे गतिविधि दी है, निम्नलिखित दूरी समय ग्राफ द्वारा कौन सी गति दर्शाई जा रही है, पहचान कर लिखिए। तो पहली ये एक समान गति निरंतर गति है, दूसरी एक समान गति निरंतर गति होगी, ठीक है, और तीसरी असमान गति त्वरण युक्त गति होगी। यह अभ्यास पत्र कहा चाहते हैं, गति को परिभाषित करना है, चाल को दूरी समय में संबंध लिखना है, चाल का मूल मात्रक लिखना है, ठीक है, ये सभी चीजें दी हैं। तो